टू लॉ रिवाइजर सीरीज। इस वीडियो में डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी और पीएफआई यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो डॉर्मेंट कंपनी बहुत ज़रूरी बन जाता है। डॉर्मेंट कंपनी की डेफिनेशन जो सेक्शन 445 है उसमें एक्चुअली दो टाइप की कंपनीज की डेफिनेशन है। एक जो है वो डॉर्मेंट कंपनी है, दूसरी जो है वो इनएक्टिव कंपनी है। पेपर में सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर तुमको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो सबसे ईजी जो तरीका है वो ये है कि तुम देखो, अगर कंपनी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बन रही है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब होल्ड करने के लिए बनी है, तो उसको डॉर्मेंट कंपनी बोल देना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन ने सिर्फ बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कोई बिजनेस नहीं कर रही है, हैड नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फॉर 2 years, और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो फिर इनएक्टिव मान लेना। ठीक है। अब अगर ये हुआ भी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, लेकिन उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए या मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस दे दिए या फिर वो अपनी फैक्ट्री का रेंट दे रहा है, ये सब हुआ, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लेंगे और फिर वो डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। डेफिनेशन देख लेते हैं। Where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company is a dormant company. Or an inactive company may make an application to registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. मतलब या तो एक जो डॉर्मेंट कंपनी है यानी कि जो एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, या फिर बाद में एक इनएक्टिव कंपनी, वो डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 financial year और हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 financial years। फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की लिस्ट याद रखना ज़रूरी है, आंसर का पार्ट बनेगा ये। मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन यानी कि ये 4 जो है ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्टर, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, allotment of shares to fulfill the requirement of this act, and payment for maintenance of its office and records। ऑफिस और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस यानी कि अगर उसने कोई काम वाली बाई और कुछ मैनेजर हायर किया सिर्फ ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए और रिकॉर्ड के लिए, उस केस में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं। लेकिन उसने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिया फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, ये सब क्या आएगा, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कोई भी फीस देना रजिस्ट्रार को या फिर कोई भी पेमेंट टू फुलफिल इस एक्ट का रिक्वायरमेंट या किसी और का, या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, उस केस में इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे और फिर ऐसी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। फिर मीनिंग ऑफ निधि कंपनी, इस पर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है, एक ही टाइप का, कि कोई कंपनी क्लेम कर रही है निधि कंपनी बनने का क्योंकि वो थ्रिफ्ट और सेविंग की हैबिट ला ली है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है, नोटिफाई नहीं किया है, तो क्या वो निधि कंपनी रहेगी? तो नहीं रहेगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट में the central government may by notification in the official gazette declare to be nidhi company or mutual benefit society as the case may be। Nidhi companies are created mainly for cultivating the habit of thrift and saving among its members। एक और बार डेफिनेशन कर लेते हैं। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी। फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पीएफआई, सेक्शन 272 पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सेक्शन है 271, उसमें एक जोड़ दो, आ गया तुम्हारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। Section 272 of the Companies Act, the following institutions are to be regarded as public financial institution। यानी कि ये जो है ये तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और कौन बन सकता है, किसको नोटिफाई किया जा सकता है एज पीएफआई, इसकी ये कंडीशंस है। तो फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी आईडीएफसी लिमिटेड
Infrastructure Development Finance Company Limited. Third, specified company referred to in the Unit Trust of India, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002, यानी कि जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जो है वो भी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. स्पेसिफाइड कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सो रिपील्ड अंडर द सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट, एंड एनी सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ RBI. फिर conditions for an institution to be notified as PFI. No institution shall be notified as PFI unless it has been established or constituted under any central or state act other than this act, यानी Companies Act और previous company law, और not और है, और या तो वो स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है, जैसे LIC स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है, ठीक है, और not less than 51% of the paid up share capital is held by or controlled by central government or any state government or governments or partly by the central government and partly by one or more state governments. इतना घुमा के लिखा है, बोलने की क्या कोशिश कर रहा है. जैसे गवर्नमेंट कंपनी में चलता था कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो हेल्ड या कंट्रोल्ड बाय CG. अच्छा, हेल्ड या कंट्रोल्ड, ठीक है, यानी कि सिर्फ होल्ड करना ज़रूरी नहीं है, अगर वो कंट्रोल भी कर रही है. कैसे? अगर वो सब्सिडियरी के थ्रू कंट्रोल कर रही है तो वो हो सकता है, वो भी इंक्लूड होगा. तो हेल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय CG और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो ये दोनों के बीच में और है, ठीक है. इसके बाद में नोटिफाई करना पड़ेगा, याद रखना. इंस्टीट्यूट तो डायरेक्ट बोल देता है, जो एक क्वेश्चन आया है अभी तक के उसमें इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर 51% शेयर होल्डिंग है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल को कंट्रोल किया है किसी एक गवर्नमेंट ने, तो उस केस में वो डायरेक्टली PFI हो जाता है. ऐसा नहीं है, नोटिफाई किया जाता है उसको, उसके बाद में वो PFI बनता है. ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है. तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे चीज़ों का. मेरे साथ में तुम बोलना ताकि तुमको रिवीजन हो जाए, और अगर तुमको ये हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर देना. लेट्स स्टार्ट. डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन कौन सा है? 455. वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. Such a company or an inactive company may make an application to registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. फिर inactive company means a company which has पहला not been carrying any business or operation, second or has not made any significant transaction during the last 2 financial year, या फिर third or has not filed financial statements and annual return during the last 2 financial year. फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे. फर्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार. सेकंड, पेमेंट बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट. एंड फोर्थ, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. इसको अगर तुम थोड़ा सा जो सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन, उसके हिसाब से सोचोगे तो तुमको पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, फिर जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफ़िल करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा. फिर तुमको शेयर, जो मेंबर्स हैं उनको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, तो वो, और क्योंकि तुमको जितने भी इनकॉर्पोरेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस रिकॉर्ड. तो ऐसे करके याद रख सकते हो तुम. फिर निधि कंपनी का नहीं बोल रहा, बहुत सिंपल है वो. फिर PFI, by virtue of section 272 of the Companies Act, the following institutions are to be regarded as financial institution. First, the LIC. Second, the Infrastructure Development Finance Corporation. Third, Unit Trust of India. Fourth, institutions notified by central government under the Companies Act 1956. Fifth, any such institution as may be notified by the central government in consultation with RBI. फिर कंडीशंस फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI. एलिजिबिलिटी है, इंस्टीट्यूट सोच लेता है अगर ये फुलफिल हो गई तो फिर बाद में तुम डायरेक्ट बन गए, तो तुम नोट करके लिख देना. नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और द प्रीवियस कंपनी लॉ. यानी कि एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट, जो सेंटर का हो सकता है या स्टेट का हो सकता है, दोनों चलेगा. या फिर B, at least 51% of the paid up share capital is held or controlled by the central government. या फिर दूसरा ऑप्शन, by any state government or state governments. और तीसरा ऑप्शन,
पार्टली बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इसके साथ ये ख़त्म होता है। थैंक यू।